आगे शुरुआत नागी के गोल से होती है। सभी लोग नागी के गोल से हैरान रह जाते हैं। कमेंटेटर नागी के गोल को देखकर कहते हैं, आखिर ये नागी है कौन? क्या सही में ब्लू लॉक प्रोजेक्ट काम कर गया है? वहीं दूसरी तरफ U20 टीम का मैनेजर ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में चला जाता है। पूरी ब्लू लॉक टीम नागी के गोल को देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि खुद गोल करने के लिए सभी का ईगो जाग जाता है। इसागी भी सोचने लग जाता है कि हम जरूर U20 टीम को हरा सकते हैं। नागी के गोल को देखकर आनरी भी खुश हो जाती है। आनरी जिनपाची से पूछती है कि आखिर हमारी टीम पहले गोल क्यों नहीं कर पा रही थी और अब ये कैसे पॉसिबल हुआ है। इस पर जिनपाची कहता है कि हमारी टीम इम्प्रोवाइजेशन जानती है। रिन ने अपने गेम में इम्प्रोवाइज किया है, जिसकी वजह से हमारी टीम गोल कर पाई है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हमारे प्लेयर ये मैच जीतने के लिए पूरे काबिल हैं। जिनपाची आनरी को समझाता है कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि हमारी बनाई हुई स्ट्रेटेजी रियल फील्ड पर काम कर जाए। ऐसी सिचुएशन में साधारण लोग एक्सक्यूज बनाने लगते हैं और ये चीजें उन्हें हार की तरफ ले जाती है। ऐसे लोगों को लूजर्स कहते हैं। पर कुछ लोग लगातार जीत के प्रयास में लगे रहते हैं, भले ही उनका प्लान फेल हो जाए। हमें ब्लू लॉक में ऐसे ही लोग चाहिए हैं जो हर सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह लेते हैं और उसे ओवरकम करने में लग जाते हैं। इटोसी रिन ने सबसे पहले ये करके दिखाया था और इनको देखकर इसागी ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। मुझे लगा ही था कि रिन की अवेकनिंग के लिए इसागी का होना बहुत जरूरी है। इसागी भी गोल के बारे में सोचता है। ये गोल हम में से कोई भी कर सकता था और रिन ने हमारे लिए ओपनिंग क्रिएट की थी। ये सोचकर इसागी रिन को थैंक्स बोलता है, पर रिन कहता है इसका कोई मतलब नहीं है जब तक मैं खुद गोल ना कर सकूं। इसागी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अगले टाइम जरूर स्कोर करोगे। तब रिन इसागी से कहता है, तुम मुझे मत समझाओ, तुम खुद मेरा पीछा कर रहे थे। जैसे ही तुम गोल एरिया में आए, तुम्हारा ईगो खुद गोल करने के लिए चला गया। आगे रिन कहता है कि पर ये हमारे लिए अच्छा है, हमारी टीम ऐसे ही काम करती है। रिन की ये बात सुनकर इसागी सोचता है, बात सही है, मुझे केवल मेरे गोल पर ध्यान देना चाहिए, मुझे इसके लिए लड़ना ही होगा। अब मैच का फर्स्ट हाफ खत्म होने में केवल 15 मिनट का टाइम बचा होता है और दोनों टीम्स का स्कोर 1-1 होता है। मैच फिर से कंटिन्यू होता है। बॉल साई के पास होती है और उसे रोकने के लिए रिन वहां पर आ जाता है। रिन साई से कहता है, तुम अपने छोटे भाई से हेलो भी नहीं कहोगे? ये मैच इटोसी साई के लिए नहीं है, बल्कि मेरे लिए है, जहां पर मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद साई और रिन बॉल के लिए लड़ने लग जाते हैं। इसागी रिन से बॉल पास करने के लिए कहता है, पर रिन उससे कहता है कि इसागी तुम इससे दूर रहो, ये हम दोनों भाइयों के बीच का मामला है। हम देखते हैं कि साई रिन से बड़ी ही आसानी से बॉल छीन लेता है और कहता है कि अगर तुम मेरे छोटे भाई की तरह बिहेव करते रहोगे तो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। ऐसा बोलकर साई रिन से बॉल छीन लेता है और रिन बस देखता ही रह जाता है। इसके बाद पूरी U20 टीम गोल पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि डिफेंस में आर्यू और नीको खड़ा होता है। इसके बाद एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिनपाची नीको से कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी जितनी हाइट और स्पीड के बाद भी मैंने तुम्हें सेंटर बैक में क्यों रखा है? इस पर नीको जवाब देता है कि मेरा विजन और फील्ड बहुत बेहतर है। जिनपाची की ये बात याद करते हुए नीको पूरी फील्ड और U20 टीम के सभी प्लेयर्स को स्कैन करने में लग जाता है कि कौन अटैक करने वाला है और बॉल किसके पास जाएगी। ये देखकर नीको सीधा सेंडो के पास पहुंच जाता है। साई ने बॉल सेंडो को ही पास की होती है, पर बॉल के अंदर स्पिन होती है, जिस वजह से अगर नीको सीधा बॉल तक जाने की कोशिश करता है तो बॉल स्पिन होकर पीछे आ जाती है और सेंडो बड़ी ही आसानी से नीको को क्रॉस कर लेता है। लेकिन नीको पहले से ही साई के प्लान को समझ चुका होता है, इसीलिए वो साई के प्लान में फंसने की एक्टिंग करता है और बीच में ही रुक जाता है, जिससे नीको बॉल की स्पिन को काट देता है और बॉल को क्लियर कर देता है। अब बॉल टोबिटो के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद टोबिटो काउंटर अटैक के लिए जाने लगता है। U20 टीम का डिफेंस 3 फेस से मिलकर बना होता है। पहले फेस में एक डिफेंडर टोबिटो को रोकता है, उसके बाद फेज 2 में जापान के टॉप 4 में से 3 डिफेंडर बॉल को डिफेंड करते हैं और लास्ट फेज में टीम का कैप्टन ओलिवर डिफेंड करता है। U20 टीम का डिफेंस एक लोहे की दीवार की तरह होता है, जिसमें कोई होल भी नहीं कर सकता है। ये सोचकर टोबिटो डिफेंस को तोड़ने का प्लान बनाता है। इसमें टोबिटो का साथ ओटोया देता है। टोबिटो बॉल को ओटोया को पास करता है और दारुई ओटोया को रोक देता है, जिसके बाद ओटोया उसे चकमा देकर आगे निकलता है।
पर दारू भी लगातार ओटोया का पीछा करता है। जब सिचुएशन क्रिटिकल होती हुई दिखाई देती है तब फेज 3 आ जाता है, जहां पर U20 टीम का कैप्टन ओलिवर बॉल को डिफेंड करने के लिए आ जाता है। तो हम देखते हैं कि ये टोबिटो का प्लान था। यहाँ पर केवल टोबिटो और ओटोया ही नहीं थे, बल्कि अटैक में चिगरी भी शामिल होता है। बॉल सीधा चिगरी को पास होती है। ये देखकर U20 टीम का पूरा डिफेंस हिल जाता है। ओलिवर चिगरी को रोकने की कोशिश करता है, पर चिगरी को अपनी फुल स्पीड में सीधा दौड़ना होता है। चिगरी की स्पीड के सामने ओलिवर टिक नहीं पाता और चिगरी उसे पीछे छोड़ देता है। चिगरी सोचता है, मैं बचपन से ही इसी मौके का इंतजार कर रहा था। ऐसा सोचकर चिगरी सीधा गोल के पास पहुंच जाता है, पर उसे बॉल को पास करना पड़ता है। हम देखते हैं कि टोबिटो सीधा गोल के सामने खड़ा होता है और कोई भी उसे मार्क नहीं कर रहा होता है। ये देखकर चिगरी सीधा उसे बॉल पास कर देता है। टोबिटो सोचता है कि वो सीधा गोल कर देगा, पर तभी साई आकर बॉल को क्लियर कर देता है। साई ने टोबिटो के मूवमेंट्स को पहले ही पढ़ लिया होता है। ये देखकर टोबिटो चौंक जाता है, पर बॉल अब रिन के पास चली जाती है और ओलिवर बिना टाइम वेस्ट किया सीधा उसे रोकने के लिए सामने आ जाता है। ओलिवर सोचता है कि मैंने ब्लू लॉक टीम को अंडरएस्टिमेट किया है। मुझे लगा था कि ये लोग बस अपने कोच की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, पर मैं गलत था। ये सभी लोग अपने गोल से गेम को चेंज करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि रिन को सपोर्ट करने के लिए इसागी भी वहां पर आ जाता है। अब ओलिवर सोचता है रिन और इसागी दोनों साथ में अटैक करेंगे, पर रिन इसागी को इग्नोर कर देता है। ओलिवर सोचता है कि मुझे पता था रिन राइट फुट से खेलता है, इसीलिए उसने जब अपने भाई की तरफ लेफ्ट फुट से गोल करने की कोशिश की थी तो वो चूक गया था। अब मैं तुम्हें बड़ी ही आसानी से रोक सकता हूँ। ओलिवर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी रिन खुद को शांत करता है और अपने राइट फुट से शूट करता है। हम देखते हैं कि राइट फुट से शूट करने के बाद भी बॉल कर्व होती है और गोल के अंदर चली जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ओलिवर भी ब्लू लॉक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वहीं रिन का गोल देखकर पूरी ऑडियंस जोरों से चिल्लाने लग जाती है। अब ब्लू लॉक टीम 2-1 से आगे चल रही होती है और फर्स्ट हाफ खत्म होने में केवल 5 मिनट बचे होते हैं। इसके बाद रिन ब्लू लॉक टीम को प्लान बी पर स्विच करने के लिए कहता है और पूरी टीम इसके लिए रेडी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर साई फिर से सैंडो का मजाक उड़ाने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए लगातार मौके बनाए थे और तुमसे एक गोल तक नहीं हो रहा है। साई पूरी U20 टीम से ये कहता है कि अगर तुम लोग ये मैच हार गए तो ब्लू लॉक टीम U20 टीम पर कब्जा कर लेगी। वैसे भी मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ये सुनकर पूरी U20 टीम गुस्से में आ जाती है और अपना बेस्ट देने के लिए रेडी हो जाती है। मैच का फर्स्ट हाफ बस 5 मिनट में खत्म होने वाला होता है। मैच फिर से कंटिन्यू होता है। बॉल U20 टीम के पास होती है। सभी लोग छोटे छोटे पास देकर बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ब्लू लॉक टीम अपनी लीड को बनाए रखने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बनाती है। इसमें केवल नागी फ्रंट पर रहता है और बाकी पूरी टीम डिफेंड के लिए चली जाती है। हम देखते हैं कि U20 टीम लगातार गोल करने की कोशिश करती है, पर गागामारू गोल को रोक लेता है। अभी भी फर्स्ट हाफ खत्म होने में केवल 1 मिनट का समय बचा होता है। बॉल सीधा साई के पास चली जाती है, जिसे रोकने के लिए इसागी और बाचिरा आ जाते हैं। साई बड़ी ही आसानी से दोनों को पीछे छोड़ देता है। साई इसागी और बाचिरा के बीच से बॉल को सीधा सैंडो को पास करता है। सैंडो शुरुआत में सोचता है कि वो बॉल तक नहीं पहुंच पाएगा, पर वो अपना पूरा ट्राई करता है। तभी वहां पर रिन आ जाता है और बॉल को क्लियर कर देता है। बॉल सीधा साई के पास आती है। साई रिन से कहता है तुम बार बार मेरे बीच में आना बंद कर दो। ऐसा बोलकर साई खुद गोल की तरफ पूरी पावर से शूट करता है, जिससे बॉल सीधा गोल की तरफ चली जाती है। गागामारू बॉल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता है। सभी को लगता है कि गोल होने वाला है। तभी आर्यू अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके बॉल को किक कर देता है और गोल बच जाता है। तभी रेफरी भी सीटी बजा देता है। इस तरह फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है और ब्लू लॉक टीम 2-1 से आगे चल रही होती है। हम देखते हैं कि सीडो दूर से बैठकर ये सब देख रहा होता है। एपिसोड के एंड में ब्लू लॉक टीम एक मिट्टी के बर्तन का ऑक्शन करती है। ये बर्तन रियो के फादर ने दिया होता है। ये देखकर टोबिटो कहता है इसे बनाने वाले ने इसे पैसों के लालच में बनाया है, इसीलिए मैं इसके लिए 0 रुपए दूंगा। इसके बाद ऑक्शन में इगाराशी एक फैमिली स्क्रोल को रखता है। इसके लिए भी टोबिटो 0 रुपए कहता है। इसके बाद बाचिरा की बारी होती है। बाचिरा कुछ टूटे हुए दांत
मार्बल्स और कुछ पत्थर रखता है जो उसे फुटबॉल खेलते टाइम मिले थे। इनके लिए टोबिटो 8 बिलियन रुपए कहता है। टोबिटो समझता है कि एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा कीमती होता है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि बाचिरा ने ये सपना देखा होता है जो वो इसागी को बता रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।